सही कह रहे हैं अब्दुल वाहिद साहब। बिल्कुल क्लियर कट मैं समझ रहा हूँ ये बात की है और मैं शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद हुसैन साहब का, वो हमारे नए मेंबर बने हैं चैनल के। इसके अलावा अब मैं शुक्रगुजार हूँ 400 से ज़्यादा लोग हमें इस वक़्त जॉइन कर लिया है, हमें देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि और इसे वो शेयर कर देंगे जिन लोगों ने अभी शेयर नहीं किया, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे क्योंकि उससे फ़र्क पड़ता है। तो मैं राशिद रिज़वी साहब पास आऊँगा। एक बहुत बुनियादी सवाल जो उठा दिया है बातचीत के दौरान अब्दुल वाहिद साहब ने और वो है नेतन्याहू। पहली बार कल भी मैंने इस पे थोड़ा-सा वो किया था, आज भी। क्या वजह है कि इस बार जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता था जब नेतन्याहू अमेरिका जाते थे, बड़ा शोर रहता था, गलबैयाँ होती थी, बहुत सारी चीज़ें। क्या वजह है कि इस बार वो शोर नहीं सुनाई दिया? क्या एप्स्टीन फाइल का मामला है या कोई और मामला है कहाँ? बहुत मुझे तो लग रहा है कि इज़राइल काफ़ी पीछे जा रहा है, कहीं कोई उस तरह की चीज़ें अब नहीं सुनाई दे रही। अनम्यूट कर लें राशिद साहब, अनम्यूट कर लें। मुमताज भाई, इसराइल की जो हालात है वो अपने आप में सही नहीं है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में अमेरिका है तो इसराइल भी है। ये हमास, ये हिजबुल्ला, इन लोगों ने इसराइल को अंदर से खोखला कर दिया है। जो ईरान ने 12 दिन के हमले में बहुत एहतियात बरती थी, जिस तरीके से हमला इसराइल कर रहा था, अगर उसी पैटर्न पर हमला ईरान करता तो इसराइल और बुरी तरीके से तबाह हो जाता। सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ जाती बहुत ज्यादा, क्योंकि इंसानी हुकूक से कोई मतलब नहीं है नेतन्याहू को या उनकी फौज को। वो अटैक ही इंसानों पे करते हैं ताकि दूसरे लोग डरें। वो वॉर क्रिमिनल है, क्यों है? इसीलिए तो है वो। आज की डेट में न वो अमेरिका के अलावा कहीं जा भी नहीं सकता है और इसराइल उसके रहने लायक बचा नहीं। इस चीज को लेकर वो परेशान है कि अगर हम सत्ता से हट गए, हमारी राजनीति खत्म हो गई, तो हम किसी भी लायक नहीं बचेंगे। पहले जैसे टहलते घूमते कभी फ्रांस चला गया, कभी ब्रिटेन चला गया, कभी इटली चला गया, तो अब वो चीज नहीं रह गई है। अब आपके सामने सिर्फ एक ही विकल्प रहता है, अब वो विकल्प है अमेरिका। अब कोशिश में बहुत दिन से लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से हमको माफी मिल जाए। अपोजिशन ने ये बात नेतन्याहू के सामने रखी थी कि अगर नेतन्याहू अपनी पॉलिटिकल लाइफ से ही संन्यास ले लें, तब हम लोग सदन के जरिए राष्ट्रपति के ऊपर दबाव बनाएं और इनकी सजा माफी के ऊपर बात हो। तो नेतन्याहू तो सत्ता का भोगी है, उसको हवस है सत्ता की, और उसको एक डर भी है कि हमने इतने जराइम किए हैं, अब बिना सुरक्षा के हम हो जाएंगे तो हमको तो मारना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक डर भी उसके अंदर है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के पैर पकड़ रहा है जा करके कि प्लीज आप प्रेशर बनाओ, आप प्रेशर बनाओ, अपोजिशन पे बनाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति को मैसेज किया, राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इजराइल का राष्ट्रपति हूं, यानी आप अमेरिका के हो, मैं इजराइल का हूं, आपकी यहां नहीं चलेगी। यह सीधा सीधा इशारा था इजराइल के राष्ट्रपति का। तो जो इस बार ये गए हैं और इनकी बात हुई है बैठ करके, गोपनीय वार्ता जो हुई है, तो ये तो हम नहीं मान सकते मुमताज भाई इस चीज को 100% कि ईरान चर्चा के विषय न रहा हो। वो सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन इस वक्त मुद्दा वही गर्म है। वो अपने लिए गए, कोर्ट ने उनको बहुत स्ट्रिक्ट किया है, कोर्ट ने इनको बहुत स्ट्रिक्ट किया है
कि आपको आ करके यहाँ पर अपना स्टेटमेंट नोट कराना है। अब आप वॉर के नाम से भाग नहीं सकते हैं। तो अब तो इनकी हियरिंग वीकली होने वाली है, उसमें और ज्यादा ये परेशान है। इसके दिमाग में इस वक्त यही सवाल है कि किसी तरीके से मैं अपने आप को सेव कर लूं। ईरान का एक खौफ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अगर कोई ये कहता है कि ईरान का खौफ नहीं है तो कोई दो राय नहीं, ईरान का खौफ है उसको। और अभी जैसे वाहिद भाई बोल रहे थे टर्की के बारे में, एक न्यूज चैनल और है, अब वो हमको लगता है कि आप लोगों हम लोग का चैनल वो देखता है, एमएमसी शायद वो देखता भी है बाद में कि वहां पर क्या डिबेट चल रही है। और उस पे हम लोगों ने अर्दोगान को एक दोगला इंसान कहा था, खुदगर्ज, मतलबी, सेल्फिश, ये सारे अल्फाज हम लोगों ने इस्तेमाल किए थे अर्दोगान को लेकर के। तो जब भी अर्दोगान इजराइल के ऊपर कोई एक प्रेशर वाली बात करते हैं तो वो अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आके ये कहते हैं जनाब कि कुछ लोगों को अर्दोगान से प्रॉब्लम है, किसी से पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज देखिए वो दबाव बना रहे हैं इजराइल के ऊपर, तो हर देश अपने तरीके से फिलिस्तीन का साथ दे रहा है। अब इनको इस बात के लिए कैसे समझाया जाए ऐसे लोगों को कि फिलिस्तीन का हमास और लेबनान का हिजबुल्ला वो कमजोर हो गया बशर अल असद की सरकार के सत्ता परिवर्तन के बाद। जिस तरीके से सऊदी अरबिया, हम खाली ऐसे नहीं कि वो खलीफा को ही बोल रहे हैं, इसमें मोहम्मद बिन सलमान का भी कम रोल नहीं था। ये दोनों ही लेकर के आए थे उस आतंकवादी को, क्योंकि उनको पता था कि हम किसी को भी सत्ता में बैठा देंगे, अमेरिका मोहर लगा देगा, इजराइल को जरूरत है। उन्होंने उस मौके की नजाकत का फायदा उठाया और उठा करके उसको ला करके वहां पर जुलानी को बैठा दिया। अब बैठा करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 10 मिलियन का उसके ऊपर इनाम रखा था, उसी से वो हाथ मिला रहा है। और वही जुलानी है जब यूनाइटेड नेशन के अंदर नेतन्याहू अपनी स्पीच के लिए खड़ा होता है तो 70% लोग उस हॉल को छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन जुलानी बैठा रहता है। वो उसके वक्तव्य को, उसकी स्पीच को सुनता है, वो नहीं हटता। तो ये चीजें तो दिखा रही हैं, जियो पॉलिटिक्स हो कुछ भी हो, चीजें किधर जा रही हैं और किधर से आ रही हैं। हमने आपसे कल भी कहा था कि लोग जो मीडिया पे चिल्ला रहे हैं कि उम्मा वाले एक हो गए, उम्मा वाले एक हो गए, स्पेशली हमारे देश का गोरी मीडिया, कि मुसलमान मुसलमान के साथ है। अरे ये बेवकूफ लोग जो हैं, पर्ची पकड़ पकड़ के न्यूज पढ़ने वाले, इनको जियो पॉलिटिक्स की तमीज नहीं है कि ये सारे देश इसलिए जंग से बचना चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ब्लॉक हो गया महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए, तो हम लोग भूखों मरेंगे। हमारा तेल कहां से जाएगा, हमारा बिजनेस कहां से जाएगा। यूरोप अगर यूक्रेन का साथ देता है तो यूक्रेन 3 साल 5 साल से लड़ रहा है रूस से। अगर रशिया और चाइना साथ देंगे ईरान से तो क्या ईरान 5 साल जंग नहीं खींच सकता। इतना तो इन लोगों की अकल है नहीं। उम्मा वाले एक हो गए, मुसलमान वाले एक हो गए, सब एक हो गए। अरे तब एक क्यों नहीं हुए थे जब इराक में हमला हुआ था? तब एक क्यों नहीं हुए थे जब सीरिया बर्बाद किया जा रहा था? तब एक क्यों नहीं हुए थे जब लीबिया खत्म किया गया? आज आप देखिए क्या हाल चल रहा है आपका सोमालिया का। वहां पर यूएई की फौज भी पहुंची है, वहां पर इजिप्ट की फौज भी है, आज टर्की भी लैंड कर गया वहां पर।
और अपने पड़ोस में फिलिस्तीन गाजा में आने की उनको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी थी। मतलब तुम एक आदमी की कठपुतली हो, तुम डरते हो, तुम सत्ता के भोगी हो, तुमको अल्लाह की वहदानियत पर यकीन नहीं है। अगर तुमको उसकी वहदानियत पर यकीन ही नहीं है तो तुम कैसे मुसलमान हो, कैसे उम्मा वाले हो? आवाज जिसको यकीन है वहदानियत पे, वो छाती चौड़ी करके खड़ा है। वो जानता है कि अमेरिका अकेले नहीं आएगा। अगर अमेरिका पिटेगा तो ब्रिटेन भी आएगा, वो पिटेगा तो फ्रांस भी आएगा, जर्मनी भी आएगा, और हत्तल इम्कान ऐसा होगा कि पूरा नाटो आ जाएगा। लेकिन तब भी वो खड़ा है क्योंकि उसको अल्लाह की वहदानियत में यकीन है। जी मुमताज भाई। नहीं, ये सही है। जो मिसालें आपने दी हैं उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिसी बनती है और जैसा कि हमने कहा कि ईरान मुस्तकिल, अभी अभी जो ईरान के स्टेटमेंट हमने पढ़ा, या आप देखिए कि तमाम तरह हालात के बावजूद कहीं न कहीं ईरान जो है वो सबसे राब्ता कायम किए हुए, सबसे एक एक देखिए महज ये कह लीजिए कि डर की बुनियाद पे सिर्फ ये है। क्या नहीं लग रहा है अब्दुल वाहिद साहब, जो एक तो तख्ता पलट बार-बार सब कह रहे हैं कि भाई ये मुमकिन नहीं, फिर भी ये तख्ता पलट का क्यों विरोध कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि आज एक और बहुत बड़ी जो लेबनान हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से आया कि ग्रेटर इज़राइल जो बनाने का ख्वाब है इज़राइल का, उसमें सबसे बड़ी रुकावट ईरान है। जब हम ग्रेटर इज़राइल की बात करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि कहीं न कहीं अरबों पर भी कब्ज़ा, मतलब सऊदी अरब पे, क्योंकि अरब तो सब है। इसके अलावा इराक तक की ज़मीन, हाँ, दरियाए फ़ुरात से दरियाए नील तक, जो एक पूरा है। लेकिन क्या नहीं लग रहा है कि इतना सब कुछ जब हो रहा है, जिस तरह से इज़राइल बढ़ रहा है, तो उनको ये भी अब खौफ पैदा हो रहा है कि साहब कहीं ऐसा ना हो कि ग्रेटर इज़राइल बन जाए और हम सब उसमें आ जाए। या जो राशिद साहब कह रहे हैं, देखिए वो वजह है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं। वो एक वजह है, लेकिन हालात बदलते भी तो हैं किसी वजह से सही। देखिए, ऐसा है कि इसमें रशिया और चाइना का जो रोल है, वो मैं जो है एक तरह से देखता हूँ कि उनका न्यूट्रल रहना इस पूरे इशू में, सिवाय कुछ मीटिंग्स वगैरह के या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के, ऑन द ग्राउंड जो है उन्होंने कोई कोई उस तरह का डिटरेंस शो नहीं किया। जब शो नहीं किया तो ईरान पड़ गया अकेला, और ये एक बेसिक रीज़न था कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था ईरान ने, तो वो जो है एक तरह से कोलैप्स हो गया। कोलैप्स किस लिए हो गया कि द फॉल ऑफ सीरिया। तो सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ है, तो उसके बाद वो जो एक पूरा वो जो रूट था, तो वो कहीं न कहीं इफ़ेक्टिव हुआ। कुछ कुछ जो है तज्ज़िया निगारों का ये भी मानना है कि ईरान से भी एक स्ट्रेटजी गलती हुई। जब शुरू में 7 अक्टूबर का इंसिडेंट हुआ था, तो उस वक़्त ईरान को थोड़ा-सा एग्रेसिवनेस हिज़्बुल्लाह के ज़रिए से दिखाना चाहिए था, और वो जो फ्रंट था जहाँ से 1 या 2 या 3 या 1 आध दर्जन रॉकेट जो है हिज़्बुल्लाह की तरफ से वक़्फ़े-वक़्फ़े से दागे जा रहे थे, थोड़ी उनकी इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए थी। आपको याद होगा कि मिस्र के अंदर एक सदर बने थे मोहम्मद मुर्सी। आज से 4-5 साल पहले भी जो है वो एक जंग मुसल्लत की थी इसराइल ने गज़ा पे। उन्होंने फ़ौरन इनिशिएटिव लिया और उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो गज़ा में लैंड कर गया। उसके बाद उन्होंने ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि कतर के अमीर भी आ गए गज़ा में। शायद 10-12 दिन के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर इसराइल को पूरी की पूरी जंग रोकनी पड़ी। उस तरह का डिटरेंस दिखाने वाला कोई लीडर अरबों की तरफ से उस रीजन में नहीं है। दूसरा ये हुआ कि अगर ईरान उस वक़्त बहुत ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई कर देता हिज़्बुल्लाह को, तो हिज़्बुल्लाह जो है फ़ौरन 1 डेढ़ महीने के अंदर इसराइल को बैक फुट पे ले आता। जो हिज़्बुल्लाह ने आखिरी टाइम पर इंटेंसिफ़ाई किया है इसराइल पे अटैक, अगर वो शुरू में हो गया होता, तो उसके बाद ये होता कि इसराइल जो आज इतना एग्रेशन या एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, यानी इसराइल की इतनी जसारत हो गई
कि अब वो जो है ईरान पर अटैक कर रहा है अमेरिका के साथ मिलकर के, ये शायद कभी सुनने में ही आता, देखने में कभी नहीं हुआ होता ऐसा। और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि ईरान के ऊपर जाकर के इजराइल अटैक करे। तो इस तरह की, जिसके लिए एक लफ्ज है हिंदी में धृष्टता, इस तरह का इसकी जो है हिम्मत इसराइल की कभी नहीं होती। तो वो एक गलती हुई जिसकी वजह से हसन नसरुल्लाह और दूसरे लोग जो है वहां से इसराइल एलिमिनेट कर पाया उनको। तीसरी जो है सबसे बड़ा रीजन ये है कि अब जो है फिलहाल इस वक्त ईरान के पास अब एक तरह से बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। तो जब ईरान के पास लिमिटेड ऑप्शन है तो इसके अलावा ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो खुद बजाते खुद इन्वॉल्व हो इसमें, क्योंकि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वो काफी हद तक कमजोर हो गया है। हमास हैं, हिजबुल्लाह है, वो लोग मौजूद हैं, लेकिन जो उनकी मेजर पावर थी वो काफी हद तक जो है इसके अंदर। और दूसरी चीज ये कि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, अब जैसे आप देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि पेजर वगैरह के जरिए उसका इन्फ्लुएंस इसराइल का इतना बढ़ गया कि जो ईरान के एम्बेसडर थे लेबनान के अंदर, उन्होंने जब उस पर रिसीव किया तो इवन वहां भी एक्सप्लोड हो गया। वो ईरानियन एम्बेसडर को बचा करके जख्मी हालत में तेहरान लाया गया जहां उनका इलाज हुआ। आप बताइए, खुद जो है ये जो दूसरे लीडर हैं हिजबुल्लाह के, आपको मालूम है कि अब्बास इराक्ची जो हैं वो एक पायलट भी हैं ट्रेंड, तो वो अपना प्लेन खुद ही उड़ाते हैं। वो अपना प्लेन उड़ा करके लेबनान गए और अपने प्लेन में बिठा करके लाए, फिर उनका तेहरान में ट्रीटमेंट हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें दिखाती हैं कि किस तरह का है वहां पे। तो ईरान को वो चीज जो है बहुत पहले एक्टिवेट करनी चाहिए थी, लेकिन अब चूंकि ईरान पे पड़ गया, तो जो ये 12 दिन की वार हुई इसराइल और ईरान की, इसके अंदर जो ईरान ने शोकेस किया, जो कुछ दिखाया, इससे क्या हुआ कि एक मनोबल पैदा हुआ दुनिया में। और आपको याद होगा कि इवन सुन्नी वर्ल्ड के अंदर भी एक बड़ी चीज गई कि भाई कहने के लिए 56-57 मुल्क हैं, लेकिन ये 57 के 57 बहनें हैं, इनका भाई सिर्फ ये है और वो है ईरान। तो इन्होंने, बहनों ने पहन रखी है चूड़ियां और भाई सिर्फ एक है जिसने मुकाबिला किया है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि खित्ते के जो सुन्नी ममालिक हैं, पाकिस्तान या और, ये भी डरे हुए हैं कि अगर ईरान के अंदर अमेरिका कोलैप्स यानी यूएस आता है और अगर ईरान कोलैप्स हुआ तो अगला नंबर इनका भी है। ये लोग इतने बड़े बेवकूफ नहीं हैं, ये रूलर्स ये भी जानते हैं। अब तक तो ये थोड़ा बहुत बार्गेन यूएस से कर लेते हैं। अगर ईरान कोलैप्स हुआ तो आप समझ लीजिए कि अगला नंबर पाकिस्तान का है, उसके बाद अगला नंबर तुर्की का है, और ये सारे के सारे कोलैप्स होंगे, धराशायी होंगे। तो ये सब भी अंदर से बहुत डरे हुए हैं। और दूसरी बात, ईरान ने जो साफ साफ बोला है कि अगर हम पर अटैक हुआ तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये सऊदी अरब है या फिर यूएई है या बहरीन, कतर, कुवैत है, मैं डायरेक्टली अमेरिका के जो जो बेसेस हैं सबको टारगेट करूंगा, चाहे वो कहीं भी हो। तो ये ममालिक डरे हुए इसलिए हैं। अब आप बताइए कि हुसियों ने सिर्फ एक 2, 4, 10 रॉकेट दागे थे यूएई के अंदर। आज यूएई कई साल से वो एक दिन मनाता है रोजाना कि भाई हम पर एक मिसाइल आया था। भाई यूएई के पास ऑयल नहीं है इतना, उसके पास क्या है, टूरिज्म सेक्टर। तो जो कंट्री सिर्फ हुसियों के मिसाइल से डर जाए, जब ईरान फुल फ्लेज उस पे आएगा तो कितने घंटे वो कंट्री सरवाइव करेगा, ये सोचने वाली बात होगी। तो सूरत हाल ये है, ये सारे अरब ममालिक जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। दूसरी यह है कि उनके यहाँ अवाम के अंदर बेचैनी बहुत ज्यादा है। तो इनको मालूम है कि अमेरिका के साथ रवाबित किस हद तक रखने हैं, किस हद तक नहीं रखने हैं। तीसरी बात, अमेरिका जो डिटरेंस दिखा रहा है, मैंने एक बार और पहले भी बोला था आपके इस प्रोग्राम में, आज फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं, रिट्रेट कर रहा हूं कि अब वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अमेरिका कोलैप्स हो चुका है, वो भी अफगानिस्तान के वार से, जब तालिबान आए हैं। अब वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अमेरिका उस कोलैप्स को बचाने के लिए अब जो है पूरी दुनिया पोस्ट यूएस की तरफ आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका के बाद क्या, अब अमेरिका की भी इतनी औकात नहीं रहेगी आने वाले दिनों में कि लोग एंटी अमेरिका होने के बारे में भी सोचें। क्योंकि जब माशी तौर पर कोई मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाता है, एक रिपोर्ट आई थी जिसको ब्लूमबर्ग ने शाया किया था। कई बार क्या है कि यूएस जो है अपनी जो है बहुत सारी खुफिया रिपोर्ट्स को 10-12 साल के बाद ये लोग रिवील कर देते हैं। उसके अंदर क्या थी बात, उसके अंदर बात ये थी कि भाई ईरान के ऊपर तकरीबन 40 साल से ज्यादा हो गए सैंक्शंस लगे हुए हैं। अगर इस तरह का सैंक्शन किसी यूरोपीय कंट्री पर या यूएस पर अगर इम्पोज हो जाए तो ये कंट्रीज कितनी देर सरवाइव करेंगी। तो अमेरिका के एक एनालिस्ट का था बयान कि भाई मुश्किल से हम 4-5 महीने ही सरवाइव कर पाएंगे।
आप सोचिए 4-5 महीने सरवाइव करेगा अमेरिका जैसी मईशत, उस तरह की सैंक्शंस ईरान जिस पे दवाइयों की भी है बैन, तो अगर दवाओं का भी बैन है और उसके बावजूद ईरान वो सैंक्शंस 40 साल से झेल रहा है, बल्कि 47 साल हो गए। और आप देखिए कि अभी भी अवाम अगर साथ में है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ईरान अंदर से बहुत मजबूत है और वो रिजीम चेंज का सपना अमेरिका भूल जाए। एक चीज डिप्लोमेसी में बोली जाती है कोयर्सिव डिप्लोमेसी। अमेरिका ये जितने वारशिप वगैरह ला रहा है ये दुनिया को दिखाने के लिए है, और जो जेविश लॉबी है यूएस के अंदर उसको दिखाने के लिए, देखो भाई मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, मैंने ईरान को घेर लिया है, ये सब कर लिया, वो सब घेर लिया। असलियत क्या है वो भी जानता है। तो ये जो है सूरत हाल है, अमेरिका डर भी रहा है और डरा भी रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये सही है। और अमेरिका का डर ये है कि अगर ईरान में वो भी मात खा जाता है तो जाहिर है कि दुनिया में उसकी गिरफ्त कमजोर हो जाएगी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा और उसकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाएगी। ये जो खौफ है, क्योंकि चौतरफा, जैसा कि हमने कहा, ये आज की बड़ी सच्चाई है कि चौतरफा अमेरिका घिरा हुआ है। जैसा कि खुद राशिद रिजवी साहब ने कहा है, तकरीबन 430 लोग हमें वॉच कर रहे हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूं कि लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और एक बड़ी खबर हसन रिजवी साहब ने दी है, मैं यहीं से करूंगा। अमरीकी ऑफिशियल ने कहा है कि हमला होना, कहा है कि हमला होना तय है और ये हमला लंबा होगा। ये कहना कि हमला होना तय है, राशिद रिजवी साहब, हमला होना तय है तो फिर बातचीत के क्या मानी है? क्यों फिर बातचीत का ड्रामा है? दुनिया को क्या अमेरिका दिखाना चाहता है? या ये बयान फिर इस बयान की जरूरत क्या है? इसको चाइना से भी जोड़ करके देखिएगा। ये बयान क्यों, अगर बातचीत है, ये बयान क्यों, किस लिए बयान आया राशिद रिजवी साहब? या तो फिर पहले बातचीत, ये कहें कि बातचीत नहीं होगी, हमला होगा। अगर ये कह रहे कि नहीं हमला होना तय है तो फिर बातचीत के क्या मानी है राशिद रिजवी साहब? मुमताज भाई, कुछ चीजें दिखाने के लिए भी होती हैं कि ताकि दुनिया को हम ये दिखाते रहे, देखो हम बातचीत कर रहे थे, उसने बात नहीं माना तो हमने ऐसा किया, वरना मैं तो ऐसा नहीं कर रहा था, मैं तो बातचीत की बात कर रहा था। तो दुनिया को दिखाने के लिए होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है। और हमला होना था इसलिए, अच्छा अगर मांगे चलिए कल वो खामनाई हट जाते हैं अपनी पोजीशन से, पहलवी को सरकार दे दी जाती है, तब क्या हमला होगा? ये जो ऑफिशियल ने कहा है, नहीं होगा। ईरान तो यही चाहता है, वो अमेरिका तो यही चाहता है। अगर खामनाई ये कह दे कि हम 1 महीने के बाद इलेक्शन करवाते हैं और आ करके लोग इलेक्शन फेस करें, जो जीतेगा वो सरकार बनाएगा, तो अमेरिका उस पर तैयार नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका जानता है कि पहलवी क्या, पहलवी के बाप भी आग खड़े हो जाए तो भी वहां पर जीत नहीं सकते हैं कभी। इसलिए उनका यह कहना है कि आप छोड़ो, हमको तेल दो, बस। उसके लिए जैसे उन्होंने कैप्चर किया था बगदाद को, उसी पॉलिसी भी चल रहे हैं। और हर बार दांत के बीच में चना नहीं आता है, कभी कभी कंकड़ भी आ जाता है, जो आपके मुंह के जायके को और दांत की मजबूती को बदल देता है। तो यहां पर जिस तरीके से ये लोग प्लान कर रहे हैं कि हम डराएंगे, धमकाएंगे, भी हमला करेंगे और लंबी जंग चलेगी, हम भी मानते हैं लंबी जंग चलेंगी। ऐसा नहीं है जिसके बाद 20-25 हजार मिसाइल हो वो 5 दिन में फुस हो जाएगा। कभी भी जंग में डायरेक्ट नहीं आएगा चाइना, कभी भी जंग में डायरेक्ट नहीं आएगा रशिया, पीछे से हथियार सपोर्ट सब कुछ करेगा वो। रशिया ने अपने एयर डिफेंस दिए, चाइना ने अपने फाइटर दिए, मिसाइल इनके पास है। लड़ने अब जरूरत है लड़ने वाला हौसला, और जंग हमेशा हौसलों से जीती जाती है। ग्राउंड लेवल पर अमेरिकन सोल्जर्स के अंदर हिम्मत नहीं है कि आमने सामने आके लड़ लें, वो चाहे इजराइल के आईडीएफ हो चाहे अमेरिकन आर्मी हो।
इनका काम है कि ऊपर से बम बरसाओ, जब तबाह हो जाए तो आके राख में निकालो ढूंढ के और कहते देखो हम जीत गए। तो दूसरा वाला हार क्यों रहा है? उसके पास फिजाई हमले की ताकत नहीं है, इसलिए वो हार रहा है। क्या सद्दाम हुसैन के पास बड़े बड़े फाइटर होते अगर 30-40, तो क्या ये लोग कब्जा कर सकते थे इराक पे? नहीं कर सकते थे, नहीं थे उसके पास। वो कमी पूरी कर रहा है रशिया, ओ चाइना। और चाइना जंग में नहीं आएगा, वो सामान देगा। और ईरान के पास इतनी ताकत है कि अगर ईरान ने चाइना से एग्रीमेंट कर लिया कि 5 साल का ये तेल तुम्हारा, हमको अपनी पूरी ताकत दो, चाइना अपनी पूरी ताकत दे देगा पीछे से। तो मुमताज भाई, ये जो लेके आ रहे हैं बेड़ा, वाकई हमने आपसे कल भी कहा था कि फुटबॉल खेलने तो आ नहीं रही है। इनका एक ही मकसद है कि प्रेशर बनाओ, उससे अगर हासिल नहीं हो तो हमला करो। और हमले करने के इरादे से भी ये सारे बेड़े आ रहे हैं। अब उसका रिजल्ट क्या होगा वो हमला करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है अमेरिका को पैसे की। और वो पैसा आएगा तेल से। आज की डेट में सोने से ज्यादा कीमती क्रूड ऑयल है। अगर 2-3 जगहों से तेल का प्रोडक्शन रोक दिया जाए तो इस दुनिया में 40% गाड़ियां खड़ी हो जाएं। तो इसलिए उसका रेट तय करना, क्या रेट होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना कंट्रोल, उसका टैक्स, ईरान का तेल ईरान से छीन के दूसरों को बेचना, उससे पैसा कमाना, और लोगों के ऊपर वो तेल थोपना कि तुम तेल हम ही से लोगे। मतलब खुल के अराजकता फैलाना इसे कहते हैं, खुल के अराजकता फैलाना। हमारे यहाँ के कानून में जिस जिस अराजकता पर 5-7 साल 10 साल की कैद हो जाती है, वो इंटरनेशनल लेवल फैला रहा है। और टर्किये में जो सजाए मौत होती है या उम्र कैद होती है, वो 2000 साल 3000 साल की होती है। और सजाए मौत जो होती है वो 1-2 बार की नहीं होती, 10 बार 15 बार की होती है। तो वो हिसाब से तो नेतन्याहू को हर घंटे लटका लटका उठाना चाहिए पूरे साल तक। उतना बड़ा बड़ा गुनाह इन लोगों ने किया है और दुनिया खामोश है। दुनिया कुछ नहीं बोल रही। जब अपना नंबर आएगा तो सब रोएंगे। आपने देखा होगा ग्रीनलैंड का नंबर आया, जब इन्होंने कहा कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए एनी हाउ कैसे भी, तो सारा यूरोप रोने लगा भाई। अब मजाक देखिए, 5-5 7-7 सोल्जर भेज रहे हैं ग्रीनलैंड में। इतना बड़ा सपोर्ट अमेरिका के खिलाफ। तो ये लोग जानते हैं कि नंबर मेरा भी आएगा, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। आपकी बात सही थी कि पहले का कुछ और था, आज का कुछ और है। लेकिन मुमताज भाई, ये 40 सालों से 47 सालों से चला आ रहा है, क्या किया इन्होंने जो आप उम्मीद करते हैं कि 6 महीने में एकदम चेंज हो गए, ये मौलाना बन गए? मुमताज भाई, किसी गैर मुस्लिम का मुसलमान हो करके मोमिन जैसा दिखना 15 दिन का काम है। वो आसान है। वो कलमा पढ़ लेगा, 15 दिन शेव नहीं करेगा, दाढ़ी आ जाएगी, टोपी लगा लेगा, मस्जिद में खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिनके ईमान 40-47 साल से नहीं बदले, उनको लगता है कि वो फौरन बदल जाएंगे। हाँ, उनके अंदर डर है, लेकिन उनको पता है कि हम उस डर को कैसे बचा के रखेंगे। वो गुंडा टैक्स देते रहेंगे, बचे रहेंगे। उनकी आदत है कि साहब की झोली भरते रहो, टैक्स देते रहो। जैसे गुंडा होता है ना टैक्स लेने वाला हर एरिया में, तुम दुकान चला रहे हो, इतना दो, हफ्ता दो हमको, हफ्ता वसूली। वो अमेरिका इन अरब देशों से करता है।
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनकर किया है, बेहतरीन जहाज उनको गिफ्ट कर दिया, फाइटर नया प्लेन उनको दे दिया। क्या है ये? साहब को खुश करने के लिए अपने यहाँ की लड़कियों को बाल खोल करके मुजरा करवा दिया। अरे जिस मुल्क से हिजाब निकला है, जिस मुल्क से पर्दे की पहचान निकली है, वहां तुम ये सब कर रहे हो सिर्फ एक आदमी को खुश करने के लिए। तो आपको लगता है कि ये लोग खिलाफ आएंगे? कभी नहीं आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ईरान ने अगर अमेरिका को पस्त कर दिया तब ये ईरान के पीछे आ खड़े हो जाएंगे कि हमको इजराइल से ये बचाएगा। जी मुमताज।